Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि हम लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इसका हम लोगों ने इससे पहले हमने पार्ट 5 तक हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। इससे जस्ट प्रीवियस पार्ट 5 जो था वो फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस थे। किसके क्वेश्चंस थे? फ्लूइड डायनामिक्स के। ठीक है। अभी इसमें इस पार्ट में भी हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस क्लास से मैच करते हुए होंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है। तो वेलकम एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल at various places in the case of perfect incompressible fluid flowing in continuous stream। ओके, तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसी वेरियस प्लेस पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में और वो किस में? कंटिन्यूस स्ट्रीम में। वो क्या होती है? इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है या फिर कांस्टेंट रहती है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों करती है। तो हमने कल आयलर के बारे में पढ़ा था। आयलर के बारे में हमने कल बताया था। आयलर आयलर इक्वेशन के बारे में। आयलर इक्वेशन में हमने क्या क्या बोला था? कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रेशर फोर्स होता है, फिर से कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटी फोर्स होता है, साथ साथ एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ये तीनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से क्या आता है? हमारा आयलर इक्वेशन आता है। अभी आयलर इक्वेशन आएगा इन तीनों फोर्सेस को अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो। ठीक है। अब इस आयलर इक्वेशन को हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आयलर आयलर के जो एजम्पशंस होंगे, आयलर इक्वेशन के जो एजम्पशंस होंगे और बर्नौली के जो एजम्पशंस होंगे, क्या होंगे? तीनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है। तो हमको ये पता है कि आयलर में इक्वेशन में क्या क्या एजम्पशंस थे। आयलर के इक्वेशन के एजम्पशंस क्या क्या थे? एजम्पशंस क्या क्या थे आयलर इक्वेशंस के? फर्स्ट एजम्पशन ये था कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? नॉन विस्कस होता है। कैसा होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है। सेकेंड एजम्पशन था हमारे पास जो फोर्स होता है वो कौन से फोर्सेज होते हैं हमारे इसमें? फोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये तीनों फोर्सेज होते हैं हमारे पास। प्रेशर फोर्सेज होता है, ग्रेविटी फोर्सेज होता है और एक्सेलरेशन फोर्स होता है। थर्ड क्या था? स्टडी स्टेट कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। ये तीनों केस होंगे। ठीक है। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा? जब हम लोग इस आयलर इक्वेशन से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल बनेगा। और बर्नौली हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारे पास सिंपल सा, देखते हैं, dp बाई रो, ओके, प्लस dz प्लस v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट। ये हमारे पास होता है। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा? बर्नौली प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, इन तीनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज हमसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा जो रो है वो इंटीग्रेशन के अंदर है। मतलब यहाँ पे हम रो क्या है? हम लोग कांस्टेंट नहीं लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि रो चेंज होगा। ठीक है। मतलब रो कुछ ना कुछ वैल्यू जो कि पी के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। मतलब पी जो होगा वो फंक्शन होगा इसका, रो का। ठीक है। ये किस केस के लिए है? कंप्रेसिबल केस के लिए। किस केस के लिए है? कंप्रेसिबल केस के लिए है। और इनकम्प्रेसिबल केस में क्या हो जाएगा? पी बाई रो हो जाएगा प्लस जी बाई जेड हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। ये किस केस के लिए रहेगा? इनकम्प्रेसिबल केस के लिए रहेगा। किस केस के लिए?
इनकम्प्रेसिबल केस के लिए रहेगा। ओके गाइस, तो अब बात समझ में आ गया। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, साथ साथ कंटिन्यूअसली स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो एनर्जी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती है, मतलब एनर्जी किसी भी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होंगी, वो क्या रहेंगी, हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये कैसा ऑप्शन होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एजम्पशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। देखते हैं क्या है। बर्नौली इक्वेशन में हमने क्या बताया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फॉलो होगा। तो जब कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होगा तो किसी भी तरीके से मास जो इनलेट होगा और मास जो आउटलेट होगा स्टडी स्टेट के केस में, किसके केस में, ये स्टडी स्टेट का केस होना चाहिए, तब हमारा मास इनलेट क्या होना चाहिए, क्या होगा, स्टडी स्टेट केस में। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने शुरुआत में क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारा मास डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, मास एक्यूमुलेशन के बराबर होता है, टाइम के साथ कितना मास एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके गाइस, अगर यही हमारा स्टडी स्टेट फेस हो गया तो ये हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो m1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2। तो किसी भी तरीके से मास का लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि लॉस ऑफ फ्लूइड वाइल फ्लोइंग, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड है क्या, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द ग्रेविटी एक्ट ऑन द लिक्विड। ओके, हमको ये पता है कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं, प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा और एक्सेलरेशन फोर्स एक्ट करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी यूनिफॉर्म। ओके, ये गाइस ये सही होने वाला है, क्योंकि अगर सपोज करते हैं कि एनी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है तो हमने एक सपोज कर लिया क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेम ले लिया। तो अगर हमारा मास m1 डैश इक्वल टू m2 डैश होगा तो इस केस में a1 v1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a2 v2 हो जाएगा। और a1 और a2 अगर सेम रहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू v2 हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब यूनिफॉर्म रहने वाली। तो ऑप्शन हमारा जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन केवल, ठीक है ना। आई थिंक गाइज आप लोगों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ द सर्ज टैंक, किसकी बात कर रहा है, द पर्पज ऑफ द सर्ज टैंक की बात कर रहा है। अच्छा गाइज, हम लोगों ने सर्ज टैंक के बारे में कभी थोड़ा सा पढ़ा है, सर्ज टैंक क्या होता है। हमने बताया था कि जब भी वाटर हैमरिंग केस होती थी, वाटर हैमर का जब केस होता था, सपोज करते हैं, और सर्ज के बारे में मैंने बताया था ना, एब्रप्ट चेंज करता है, क्या होता है, एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट चेंज। जैसे सपोज करते हैं क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस कंटूर में हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, वॉल्व लगा दिया, क्या लगा दिया, वॉल्व लगा दिया, मतलब इसको क्या करती है, बंद कर दिया। तो जब ये वाटर फ्लो होगा, इस वाटर के साथ क्या क्या होगा, इस फ्लूइड के साथ क्या क्या चीजें होंगी, इस फ्लूइड के साथ हमारे पास होगी वेलोसिटी, होगी ना वेलोसिटी, और इसका क्या होगा, मास होगा। तो जब फ्लूइड की वेलोसिटी और मास दोनों होगा तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा, होगा, होगा ना। तो जब ये मोमेंटम होगा तो ये मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, आगे की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अचानक से इसको क्या मिल गया, यहाँ पे अचानक से इसको बंद मिल गया। अब इस वाटर के पास, इस फ्लूइड के पास तो मोमेंटम है ना अपना, ये इसको चाहेगा कि हम आगे की तरफ जाए, बट ये आगे की तरफ जा नहीं पाएगा क्योंकि ये वॉल्व क्या है, क्लोज है। वॉल्व क्या हो गया है, यहाँ पे क्लोज हो गया है। जब ये वॉल्व क्लोज हो गया है तो ये जो वाटर के पार्टिकल या फ्लूइड के पार्टिकल्स है ये बैक डायरेक्शन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, बैक डायरेक्शन में, किस फॉर्म में, शॉक वेव के फॉर्म में। किस वेव में जाएंगे, किस फॉर्म में जाएंगे, शॉक वेव के फॉर्म। जब ये शॉक वेव के फॉर्म में जाएंगे तो यही शॉक वेव क्या करेगा, ये जो हमारे कंडुइट है इनके सरफेस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। जो कि एक वाटर हैमरिंग का फॉर्म बनेगा, क्या होगा, वाटर हैमरिंग का केस बनेगा, क्या बनेगा, वाटर हैमरिंग का केस बनेगा, ठीक है। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि शॉक वेव की क्या होगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कहीं ना कहीं चेंज होगा। जब प्रेशर चेंज होगा तो हमको ये पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आ गया ना। तो इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए और इसको
प्रेशर चेंज होने से हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर हैमरिंग का केस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि सर इस पर्पज का क्या होना चाहिए, पर्पज ऑफ सर्ज टैंक क्या होना चाहिए पहला। तो ये जो सर्ज टैंक क्या होगा कि सर्ज टैंक क्या करेगा कि इस वाटर हैमरिंग वाला जो केस हो रहा है ना, इसको क्या करेगा, थोड़ा सा रोकेगा, क्या करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे कैसे, सपोज करो कि ये हमारे पास डैम है, क्या है, यहाँ पे डैम है, डैम से क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्च टैंक बना दिया, और यहाँ पे पेन स्ट्रोक के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर फ्लो होकर के यहाँ पे टरबाइन के पास क्या हो रहा है, आ रहा है वाटर। बात समझ में आ गया। अब जब ये सपोज करो कि यहाँ पे जब अगर हमने इसको बंद कर दिया तो क्या करेगा, यहाँ पे वाटर हैमरिंग का केस होगा, तो ये क्या करेगा, सर्च टैंक वाटर के फ्लो क्या करेगा, अपने ऊपर कुछ दूर तक कुछ वाटर को क्या कर लेगा, यहाँ पे स्टोर कर लेगा, क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अब जब भी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वाटर को फ्लो करवाता रहेगा इसके अंदर। बात समझ में आ गया। तो सर्च टैंक का क्या काम है, वाटर को स्टोर करना पहला। सेकंड क्या है, वाटर हैमरिंग को कम करना। समझ में आ गया। टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन, क्यों, क्योंकि जब वाटर की वेलोसिटी ऊपर जब जाने लगेगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर कंट्रोल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा ना। कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ चली गई, इसके अंदर स्टोर हो गई, तो इसके यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी कुछ कम ही हो जाएगी। जब वेलोसिटी हेड कम होगा तो हमारे पास प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे। समझ में आ गया ना। तो प्रेशर को कंट्रोल करता है पहली बात। दूसरा क्या करता है, वाटर हैमरिंग को एलिमिनेट करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। उसके साथ साथ क्या करेगा कि टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर टू टरबाइन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिटार्डिंग हेड ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या किया, वाटर को क्या कर लिया इसने, हेड, इस हेड यहाँ पे कुछ हाइट तक लेकर गया ना वाटर को, ठीक है ना। और जब भी जरूरत पड़ेगी फिर ये क्या करेगा, इस वाटर को टरबाइन की तरफ फ्लो करवा देगा। तो ये हमारे सर्च टैंक का पूरा रीजन है। तो सर्च टैंक का पर्पज, ये तीनों के तीनों सर्च टैंक के पर्पज है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर्ड इन अ नेवियर स्टोक इक्वेशन। हमको पता है नेवियर स्टोक के केस में क्या क्या होना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए, कल कल ही हमने क्लास में बताया था, प्रेशर फोर्स होना चाहिए, साथ साथ विस्कस। ठीक है ना। ये हमारा क्या, नेवियर स्टोक इसमें आ गया। और आइलर में क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आइलर के केस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली इक्वेशन कैनट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज। हमको ये पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल किस में अप्लाई होता है, इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए होता है। तो ये गलत हो जाएगा, टर्बुलेंट के लिए भी नहीं होगा, रोटेशनल के लिए भी नहीं होगा, अनस्टडी के लिए भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में कैनॉट दिया हुआ है, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सिंपल सा। बर्नौली प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोज। अच्छा, जब फ्लूइड फ्लो होता है इसका मतलब कि फ्लूइड रुकी हुई नहीं है, फ्लूइड में क्या है, डायनामिक कंडीशन, इसका मतलब कि उसमें फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है ना, फ्लूइड फ्लूइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब फ्लूइड मूव करता है तो बर्नौली प्रिंसिपल केवल कौन सा इक्वेशन फ्लो फॉलो होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन फॉलो होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन तो इन सबसे डिराइव्ड, इससे और आयलर इक्वेशन से डिराइव्ड है, बट हमारा जो मेन इक्वेशन है कौन सा, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। सबसे शुरुआत में जब हमने फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन पढ़ा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा। जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो हमारे पास सबसे पहला आंसर क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है गाइस, ओके गाइस। तो ये थे हमारे अब तक के क्वेश्चन। एक मिनट, ओके, ये क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग देख लेते हैं। बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, देखो बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल किस किस चीज के लिए होता है, बर्नौली थ्योरम जो होता है किस किस चीज के एप्लीकेबल है। हमको पता है कि जो हमारा बर्नौली प्रिंसिपल होता है, अभी हमने बताया था कि स्टडी फ्लो के लिए होगा, किसके लिए होगा,
स्टडी फ्लो के लिए होगा। होगा कि नहीं होगा? पहली बात स्टडी फ्लो के लिए होगी। सेकेंड, मैंने ये नहीं बताया इनकम्प्रेसिबल। हमारे पास जो बर्नौली प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डेल पी बाई डेल रो, जो जनरल फॉर्मूला था यही था ना, वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। ये किसके लिए था यहाँ पे? इज टू जीरो। ये कंप्रेसिबल के लिए था। किसके लिए था? कंप्रेसिबल के लिए था। ये हमसे जनरल टर्म पूछ रहा है, ठीक है ना, जनरली पूछा हुआ है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग तो जब कंपेयर करते हैं, जब एजम्पशन लेते हैं, जब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तब हमारे पास तो कंप्रेसिबल फ्लो हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल के केस में क्या देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है, चेंज इन डेंसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो रहेगी। चेंज डेंसिटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। ये हमारा एजम्पशन होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है बर्नौली का वो ये है। तो ये तो लागू होगा कंप्रेसिबल पर। ये किस पे एप्लीकेबल होगा? कंप्रेसिबल पर। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। टर्बुलेंट भी हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। केवल और केवल क्या हो जाने वाला है आंसर? स्टडी। जो सबसे एक्यूरेट है हमारे पास क्या होगा? स्टडी फ्लो के केस में, इसमें पूरा देखा जाए तो, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो आप कि जब भी हमारा जो मेन बेसिक्स फॉर्मूला है बर्नौली का वो है dp बाई रो प्लस पी स्क्वायर बाई टू प्लस इज इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारा बेसिक जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। इस केस में ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। किसके लिए? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अगर हम लोग यहीं पे इनकम्प्रेसिबल कर देते हैं तो हमारा जो रो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और वो बाहर आ जाता है इस हमारे इंटीग्रेशन के। उस केस में हमारा पी बाई रो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म के लिए पूछा हुआ है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आने वाला है वो केवल और केवल स्टडी फ्लो के लिए। ओके गाइस, तो मैं आई थिंक आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम रोज देते हैं। हम देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज रोज हम लोग कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हमको मोटिवेट करेंगे हम उतना ही कंटेंट अच्छे अच्छे देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू।